जज, कलेक्टर और एक पुलिस ऑफिसर, एक दिन में 3 लोगों का मर्डर, फिर भी कोर्ट लक्ष्मी को सजा नहीं दे पाई। लेकिन क्यों, ये जानकर आप भी शॉक्ड हो जाओगे। पर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि लक्ष्मी ने इन 3 लोगों का मर्डर क्यों किया। वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट में बताना कि लक्ष्मी ने सही किया या गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हॉस्पिटल की एक नर्स लक्ष्मी को देखते हैं। वो अपनी बेटी सरस्वती के साथ अपने घर पर होती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आज 15 अगस्त है, सरस्वती का बर्थडे भी है। सुबह सुबह लक्ष्मी अपनी बेटी सरस्वती को तैयार करती है और उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। सरस्वती अपनी माँ से कहती है कि पूरा देश आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। तब लक्ष्मी अपनी बेटी से वादा करती है कि आज शाम को मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। इसके बाद सरस्वती स्कूल चली जाती है और लक्ष्मी हॉस्पिटल जाकर मरीजों की देखभाल करने लगती है। शाम को लक्ष्मी अपनी बेटी को पिक करने के लिए वापस स्कूल जाती है। गेट के बाहर खड़ी होकर सरस्वती का इंतजार कर रही थी। सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सरस्वती बाहर नहीं आती। तब लक्ष्मी एक टीचर से कहती है कि मेरी बेटी सरस्वती 7th क्लास में पढ़ती है, आप उसे बुला दीजिए। टीचर 7th क्लास में पढ़ने वाली सरस्वती को बुलाती है, लेकिन उसे देखकर लक्ष्मी कहती है कि ये मेरी बेटी नहीं है। यह सुनकर टीचर भी शॉक्ड हो जाती है। कहती है कि 7th क्लास में सिर्फ इसी बच्ची का नाम सरस्वती है, लेकिन लक्ष्मी ये मानने को तैयार नहीं थी। वो रोने लगती है, पूरे स्कूल में अपनी बच्ची को ढूंढने लगती है। तब स्कूल की हेड टीचर प्रिंसिपल को कॉल करके सब कुछ बता देती हैं। प्रिंसिपल अपने एक फ्रेंड पुलिस ऑफिसर को स्कूल भेज देता है। लक्ष्मी पुलिस वाले से कहती है कि आज सुबह ही मैंने अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप किया था, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी यहाँ नहीं है। तब हेड टीचर बताती है कि इस औरत को आज मैंने पहली बार देखा है, इसकी बेटी यहाँ नहीं पढ़ती। जिसके बाद इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए कहता है, तो टीचर बताती है कि कैमरा पिछले 2 महीने से काम नहीं कर रहा। इसके बाद इंस्पेक्टर 7th क्लास के सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है, उन्हें सरस्वती का फोटो दिखाता है। तो क्लास की सारी लड़कियां कहती हैं कि हमने इस लड़की को क्लास में कभी नहीं देखा। तब इंस्पेक्टर लक्ष्मी को समझाता है कि उसका बर्थडे है, हो सकता है कि वो फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने चली गई होगी, शाम तक वापस आ जाएगी। अगर नहीं आई तो 24 घंटे के बाद थाने आकर मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दीजिएगा। लक्ष्मी घर वापस आ जाती है। वो अपनी बेटी के गम में उदास बैठी रो रही होती है। तभी उसे एक कॉल आता है। लक्ष्मी फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से सरस्वती की आवाज सुनाई देती है। वो लक्ष्मी से कहती है कि मैं स्कूल में प्रिंसिपल रूम में हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लक्ष्मी भागते हुए स्कूल जाती है। प्रिंसिपल रूम का ताला तोड़कर अंदर जाती है तो उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी फर्श पर लेटी हुई थी। कपड़े खून से सने हुए थे और देखकर साफ पता चल रहा था कि उस बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ है। लक्ष्मी अपनी बेटी को गोद में उठाती है, हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। लक्ष्मी की गोद में उसकी बेटी सरस्वती की मौत हो जाती है। सरस्वती के पास ही एक फोन पड़ा हुआ था। लक्ष्मी फोन उठाकर देखती है तो उसमें एक वीडियो था और वीडियो में लक्ष्मी देखती है कि स्कूल का प्रिंसिपल अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर सरस्वती के साथ हैवानियत की हदें पार कर रहा था। लक्ष्मी गुस्से में फोन को साइड में फेंक देती है और अपनी बेटी की लाश लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन लक्ष्मी पुलिस स्टेशन जाती है तो इंस्पेक्टर उसे देखते ही मिसिंग कंप्लेंट लिखने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तब लक्ष्मी कल रात जो हुआ सब कुछ इंस्पेक्टर को बताती है। जिसके बाद इंस्पेक्टर पूछता है कि सरस्वती की लाश कहाँ है। तब लक्ष्मी कहती है कि लोग मेरी बेटी के बारे में तरह तरह की बातें करते, इसलिए कल रात ही मैंने उसे दफना दिया। इंस्पेक्टर कहते हैं कि सबूत के बिना उन अपराधियों को सजा कैसे मिलेगी, हमें उस लाश को निकालना ही होगा। लक्ष्मी उन्हें लेकर कब्रिस्तान में जाती है। पुलिस वाले खुदाई शुरू कर देते हैं, लेकिन काफी देर तक खुदाई करने के बाद भी उन्हें सरस्वती की लाश नहीं मिलती। लक्ष्मी बार बार कह रही थी कि मैंने कल रात यहीं पर अपनी बेटी की लाश को दफनाया था, लेकिन अब इंस्पेक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि कब्र से लाश कैसे गायब हो सकती है। इसके बाद इंस्पेक्टर फिर से लक्ष्मी को लेकर स्कूल जाता है। प्रिंसिपल के कमरे में जाकर देखता है तो फोन वहां से गायब था।
खून का कोई नामो निशान भी नहीं था। यह देखकर इंस्पेक्टर भी शॉक्ड हो जाता है। लक्ष्मी रोते हुए कहती है कि स्कूल वालों ने ही सारे सबूत मिटाए होंगे, लेकिन अब तक इंस्पेक्टर भी इरिटेट हो चुका था। वो लक्ष्मी से कहते हैं कि हम सबूत के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद लक्ष्मी अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खाती है। सबूत नहीं था तो कोई भी लॉयर उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। 7 महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद हम एक फेमस और ईमानदार लॉयर रामानुजम को देखते हैं। लक्ष्मी रामानुजम के पास जाकर अपनी बेटी के साथ हुई नाइंसाफी के बारे में बताती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास कोई सबूत नहीं था और इस केस की इकलौती आई विटनेस थी खुद लक्ष्मी। और एक माँ की बात पर भरोसा करके रामानुजम इस केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रामानुजम हाई कोर्ट में केस फाइल करता है, लेकिन जज साहब कहते हैं कि बिना किसी सबूत के कोर्ट में केस की सुनवाई करके टाइम वेस्ट क्यों करना है। तब रामानुजम कोर्ट से कहते हैं कि हमारे पास सबूत नहीं है। लक्ष्मी ने अपनी बेटी की लाश को दफन करके गलती की थी, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी बेटी अब भी मिसिंग है। कम से कम एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल करके जांच तो करनी ही चाहिए और स्कूल स्टाफ को बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए कि उनके स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची अचानक से कहां गायब हो गई। आखिरकार रामानुजम की बात मानकर जज साहब भी इस केस को मंजूरी दे देते हैं। अगली सुनवाई में रामानुजम स्कूल के प्रिंसिपल को कोर्ट में बुलाता है। प्रिंसिपल से पूछताछ शुरू हो जाती है, लेकिन तभी लक्ष्मी लॉयर रामानुजम को अपने पास बुलाती है। उससे कहती है कि कटघरे में खड़ा यह आदमी स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है। यह सुनकर कोर्ट में मौजूद हर कोई शॉक्ड हो जाता है। रामानुजम कहते हैं कि एक बार ठीक से देखो, यही आदमी स्कूल का प्रिंसिपल है। लेकिन लक्ष्मी कहती है कि मैं उन तीनों को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, ये उनमें से नहीं है। स्कूल का स्टाफ बताता है कि ये तो पिछले 10 साल से उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ये सुनकर जज साहब भी रामानुजम को डांटने लगते हैं। कहते हैं कि तुम कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहे हो और वो इस केस को डिसमिस कर देते हैं। रामानुजम लक्ष्मी के साथ अपने ऑफिस में आता है। लक्ष्मी से कहते हैं कि तुम बहुत कंफ्यूज हो, इसलिए अब मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता, तुम इसके लिए किसी और को ढूंढ लो। लक्ष्मी रोते हुए वहां से चली जाती है। वो अब बुरी तरह से टूट चुकी थी। न्याय मिलने की उसकी आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। कुछ दिन के बाद वो कलेक्टर सत्य सुंदर से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। वो कलेक्टर से कहती है कि उन 3 लोगों ने मेरी 12 साल की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। कलेक्टर कहता है कि पहले पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करो, तभी हम कुछ कर पाएंगे। इतना सुनते ही लक्ष्मी गुस्से में अपने बैग से कट्टा निकालती है और कलेक्टर को गोली मार देती है। फिर बड़ी शांति से चुपचाप बाहर जाने लगती है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इधर कलेक्टर ऑफिस में भगदड़ मच जाती है। पुलिस वाले ऑफिस को चारों तरफ से घेर लेते हैं, कातिल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी लक्ष्मी खुद ही इंस्पेक्टर के पास जाती है, उसे बताती है कि कलेक्टर को मैंने ही मारा है। फिर वो इंस्पेक्टर को बताती है कि सिर्फ कलेक्टर ही नहीं, एक जज और एक पुलिस ऑफिसर को भी मैंने ही मारा है। इंस्पेक्टर उसे अरेस्ट कर लेता है, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। इस बार लक्ष्मी को कोर्ट में देखकर जज साहब भी हैरान हो जाते हैं। वो लक्ष्मी से कहते हैं कि एक सीरियल किलर भी कुछ दिन रुक रुक कर कत्ल करता है, लेकिन तुमने एक ही दिन में 3 इंसानों को मार डाला। तब लक्ष्मी कहती है कि आपको उनके अंदर इंसान दिख रहा था, लेकिन मुझे उनके अंदर का हैवान, इसलिए मैंने उन्हें खत्म कर दिया। आपकी नजर में ये एक क्राइम है, लेकिन मेरी नजर में ये मेरी बेटी के लिए इंसाफ है। कोर्ट की सुनवाई शुरू हो जाती है। जज साहब लक्ष्मी को पुलिस कस्टडी में भेज देते हैं और रामानुजम को आदेश देते हैं कि तुम इस केस की जांच करो और जल्दी से एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करो। अगले दिन से ही रामानुजम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन फिलहाल रामानुजम को समझ में नहीं आ रहा था कि जब लक्ष्मी ने बिना किसी सबूत के उन तीनों को मार दिया था, तो फिर खुद को सरेंडर क्यों किया। वो लक्ष्मी के एक्स हस्बैंड आदित्य के बारे में पता करते हैं। आदित्य मुंबई के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर है, तो रामानुजम उससे मिलने के लिए मुंबई जाते हैं। पूछने पर आदित्य रामानुजम को लक्ष्मी के साथ अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताता है। दरअसल आदित्य जिस हॉस्पिटल में काम करता था, लक्ष्मी भी उसी हॉस्पिटल की नर्स थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और एक दिन जब आदित्य लक्ष्मी को शादी के लिए प्रपोज करता है, लक्ष्मी भी शादी के लिए तैयार थी, तो आदित्य उसे अपने मम्मी पापा से मिलवाता है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद प्रेजेंट में रामानुजम आदित्य को बताते हैं कि लक्ष्मी इस वक्त जेल में है। 3 लोगों ने तुम्हारी बेटी के साथ घिनौना अपराध किया था, जिससे कि तुम्हारी बेटी की मौत हो गई थी, तो लक्ष्मी ने उन तीनों को मार डाला। ये सुनकर आदित्य शॉक्ड हो जाते हैं। रामानुजम को बताते हैं कि हमारी तो कोई बेटी है ही नहीं।
दरअसल शादी के बाद आदित्य और लक्ष्मी बहुत खुश थे, लेकिन आदित्य के मम्मी पापा को खेलने के लिए पोते पोतियां चाहिए थी। और एक दिन आदित्य लक्ष्मी से फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि मुझे बच्चे करने की जिद नहीं है, पर मम्मी पापा के लिए करना ही होगा। लेकिन लक्ष्मी को बच्चे नहीं चाहिए थे और इसी बात पर लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आदित्य का घर छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। अब रामानुजम को समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि अगर लक्ष्मी और आदित्य की कोई बेटी नहीं है तो लक्ष्मी अपनी जिस बेटी के बारे में बात कर रही है वो कौन है। सच्चाई पता करने के लिए रामानुजम कब्रिस्तान जाते हैं। वहां के केयर टेकर से पूछताछ करते हैं तो केयर टेकर बताता है कि उस रात मैं शराब के नशे में था, लेकिन मैंने उसे देखा था। लक्ष्मी यहाँ आई थी, उसने किसी को दफनाने के लिए एक गड्ढा भी खोदा था, लेकिन असल में उसके पास किसी बच्ची की लाश नहीं थी। वो अकेली ही यहाँ आई थी। ये सुनकर रामानुजम को फिर से एक और झटका लगता है। वो तुरंत आदित्य को कॉल करते हैं, उसे सरस्वती का फोटो भेजते हैं, पूछता है कि क्या यही लड़की लक्ष्मी की बेटी सरस्वती है। तो आदित्य बताते कि नहीं, ये लक्ष्मी के बचपन की फोटो है और उसका पूरा नाम है लक्ष्मी सरस्वती। रामानुजम अब बहुत कंफ्यूज हो चुका था। तो अब रामानुजम अपने एक दोस्त साइकेट्रिक एंथनी के पास जाते हैं, उसे लक्ष्मी के बारे में सब कुछ बताते हैं। तो एंथनी कहते हैं कि मुझे ये फैंटेसी प्रोन डिसऑर्डर का केस लग रहा है। इसमें पेशेंट अपने साथ अपने किसी करीबी को इमेजिन करते हैं। पेशेंट की रियलिटी में वो उसके साथ खुश रहता है, खेलता है, लेकिन हमारी रियलिटी में वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। रामानुजम कहते हैं कि ऐसा भी क्या इमेजिनेशन कि उसके चक्कर में 3 लोगों का मर्डर कर दिया। तो एंथनी कहता है कि हो सकता है कि ये उसका कोई चाइल्डहुड ड्रामा हो और लक्ष्मी के अलावा कोई भी ये सच्चाई बता नहीं पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उससे डायरेक्ट पूछते हैं तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये फैंटेसी प्रोन डिसऑर्डर का केस है तो फिलहाल वो हमारी रियलिटी और अपनी रियलिटी के बीच में फर्क नहीं कर पा रही है। मुझे उसे हिप्नोटाइज करके पता लगाना होगा। रामानुजम भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। वो कोर्ट से परमिशन लेते हैं और एंथनी के साथ जेल में लक्ष्मी से मिलने के लिए जाता है। यहाँ एंथनी लक्ष्मी को हिप्नोटाइज करते हैं और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम 12 साल की बच्ची लक्ष्मी को देखते हैं। वो घर पर अपने मम्मी पापा के साथ होती है। वो अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी, तो मम्मी पापा भी उसे बहुत प्यार करते थे। 15 अगस्त वाले दिन लक्ष्मी का बर्थडे भी था, तो मम्मी पापा उसे स्कूल में बांटने के लिए चॉकलेट खरीद कर देते हैं। लक्ष्मी स्कूल जाती है। आज स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था और स्कूल में हम उन 3 लोगों को भी देखते हैं प्रेजेंट में लक्ष्मी ने जिनका मर्डर किया था। सत्य सुंदर जो फिलहाल स्कूल का प्रिंसिपल था और बाद में एक कलेक्टर बन गया था, एक लॉयर जो आगे चलकर जज बन गया था और एक पुलिस ऑफिसर। तीनों दोस्त थे और स्कूल में भाषण देते हैं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद लक्ष्मी सबको चॉकलेट बांटती है। इधर प्रिंसिपल रूम में बैठकर तीनों दोस्त शराब पी रहे थे, तभी चॉकलेट बांटते हुए लक्ष्मी भी प्रिंसिपल रूम में आ जाती है। लक्ष्मी को देखते ही तीनों अपनी शराब छुपा देते हैं। मासूम बच्ची लक्ष्मी उन्हें चॉकलेट देती है, लेकिन 12 साल की उस मासूम बच्ची पर उन तीनों की नीयत खराब हो जाती है। प्रिंसिपल अपने रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं और फिर तीनों प्रिंसिपल रूम में ही उस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं। इधर काफी देर तक लक्ष्मी घर वापस नहीं आती, तो मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं। लक्ष्मी को ढूंढने के लिए स्कूल जाते हैं, लेकिन उन्हें लक्ष्मी स्कूल में कहीं दिखाई नहीं देती। सिक्योरिटी गार्ड उनसे कहते हैं कि शायद अपने दोस्तों के साथ घर चली गई होगी। लक्ष्मी के मम्मी पापा वापस अपने घर चले जाते हैं। मोहल्ले वालों से लक्ष्मी के बारे में पूछते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि लक्ष्मी इस वक्त कहाँ है। दोनों अपने घर पर परेशान बैठे हुए थे, तभी आधी रात को उन्हें एक कॉल आता है। लक्ष्मी फोन पर उन्हें बताती है कि मैं स्कूल के प्रिंसिपल रूम के पीछे एक कमरे में बंद हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी पापा दोनों भागते हुए स्कूल जाते हैं। लक्ष्मी को कमरे से बाहर निकालते हैं, उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। तो डॉक्टर भी लक्ष्मी की हालत देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो लक्ष्मी का ऑपरेशन करती है और फिर लक्ष्मी की माँ को बताती है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। उसका यूट्रस भी डैमेज हो गया था, इसलिए हमें निकालना पड़ा। बड़ी होकर वो कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर मम्मी पापा दोनों रोते हैं, फिर खुद को संभालते हैं और अपनी बच्ची की देखभाल करने लगते हैं। मम्मी अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती थी, लेकिन पापा कहते हैं कि फिलहाल हमारे पास कोई सबूत नहीं है,
तो लड़ेंगे कैसे। तब 12 साल की बच्ची लक्ष्मी बताती है कि हमारे पास एक सबूत है। दरअसल उस रात लक्ष्मी के साथ गलत करते हुए तीनों ने उसका वीडियो भी बनाया था। सब कुछ करने के बाद तीनों बैठकर खुद को बचाने के लिए प्लान कर रहे थे। लॉयर कहते हैं कि इस लड़की को मारने की जरूरत नहीं है, अगर उन लोगों ने केस किया तो हम कोर्ट में ये साबित कर देंगे कि बच्ची तो यहाँ पढ़ती ही नहीं है, और उसके बाद भी वो लोग नहीं माने तो वीडियो दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करेंगे। लक्ष्मी ने उन तीनों की बात सुन ली थी। उसने चुपके से एक कैमरे की चिप निकालकर अलमारी में छुपा दिया था। इसके बाद लक्ष्मी के मम्मी पापा दोनों रात में ही स्कूल जाते हैं। उन्हें चिप मिल जाता है। चिप कैमरे में लगाकर दोनों वीडियो देखते हैं तो इतनी हैवानियत देखकर उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो वीडियो लाकर अपने लॉयर को दे देते हैं। अगली सुनवाई वाले दिन सब लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। प्लान के मुताबिक प्रिंसिपल का लॉयर दोस्त कोर्ट में साबित कर देता है कि लक्ष्मी इस स्कूल में नहीं पढ़ती, ये केस झूठा है। लक्ष्मी का लॉयर कोर्ट में कुछ बोल ही नहीं रहा था और कोर्ट भी उन तीनों को बाइज्जत बरी कर देती है। यह देखकर लक्ष्मी के मम्मी पापा शॉक्ड हो जाते हैं। बाहर आकर उनका लॉयर बताता है कि मेरी 2 बेटियां हैं। एरिया के एमएलए ने धमकी दी थी कि अगर मैंने वो वीडियो कोर्ट में दिखाया तो मेरी बेटियों के साथ भी वही होगा जो लक्ष्मी के साथ हुआ है। वो लक्ष्मी के मम्मी पापा से माफी मांगते हैं और वहां से चला जाता है। इधर कोर्ट के बाहर एमएलए उन 3 दरिंदों का स्वागत कर रहा था। यह देखकर लक्ष्मी की मां गुस्से में एमएलए के पास जाती है। सबके सामने उसे खींचकर थप्पड़ मारती हैं। पब्लिक प्लेस था इसलिए एमएलए खामोशी से सहन कर लेता है। लेकिन रात में जब लक्ष्मी के साथ उसके मम्मी पापा घर वापस जा रहे थे तो एमएलए अपने गुंडों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। वो लक्ष्मी के सामने ही उसकी मम्मी पापा को जिंदा जला देता है। फ्लैशबैक के इस मोमेंट पर लक्ष्मी काफी इमोशनल हो जाती है तो एंथनी उसे हिप्नोटाइज से बाहर लेकर आ जाता है और रामानुजम से कहता है कि आगे की सच्चाई के बारे में तुम्हें खुद ही पता करना होगा। इसके बाद रामानुजम फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। लक्ष्मी का केस लड़ने वाले लॉयर से मिलता है, उसका ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर से मिलता है और एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके जज साहब से मिलने के लिए उनके चैम्बर में जाता है। जज साहब से रिक्वेस्ट करता है कि कल इस केस की आखिरी सुनवाई है, लेकिन लक्ष्मी की जान बचाने के लिए बेहतर यही होगा कि कल की सुनवाई में लक्ष्मी कोर्ट में ना रहे। जज साहब भी इसके लिए मान जाते हैं। अगले दिन केस की आखिरी सुनवाई शुरू हो जाती है। रामानुजम कोर्ट में एंथनी की रिपोर्ट सबमिट करता है। बताता है कि लक्ष्मी फैंटेसी प्रोन डिसऑर्डर की पेशेंट है। ऐसे पेशेंट इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का फर्क समझ नहीं पाते। लक्ष्मी की इमेजिनेशन में उसकी बेटी सरस्वती, जो कि रियलिटी में इस दुनिया में है ही नहीं, उसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए लक्ष्मी ने उन तीनों का कत्ल किया। लेकिन रियलिटी में वो अन्याय खुद लक्ष्मी के साथ हुआ था। दरअसल अपने मम्मी पापा को खोने के बाद सदमे में लक्ष्मी सब कुछ भूल गई थी। उसने अपनी नर्सिंग कंप्लीट की, हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया। डॉक्टर आदित्य से उसे प्यार हुआ, दोनों ने शादी की और पर्सनल रीजन की वजह से अलग हो गए और लक्ष्मी एक बार फिर से अकेली हो गई और उस अकेलेपन में उसकी इमेजिनरी बेटी का जन्म हुआ जिसे उसने नाम दिया सरस्वती। और 12 साल की उम्र में लक्ष्मी के साथ जो हुआ था, लक्ष्मी को लगा कि वो सब उसकी बेटी सरस्वती के साथ हुआ है, इसलिए लक्ष्मी ने उन तीनों को मार डाला। इसके बाद रामानुजम उस डॉक्टर को भी कोर्ट में बुलाते हैं। कोर्ट के सामने साबित करते हैं कि 12 साल की उम्र में लक्ष्मी के साथ अपराध हुआ था और अपराध करने वाले तीनों मुजरिमों को अब लक्ष्मी ने मार दिया है। रामानुजम कोर्ट से कहते हैं कि लक्ष्मी को उस दिन भी न्याय नहीं मिला था, आज भी नहीं मिला है, लेकिन लक्ष्मी ने अपने अंदाज में खुद ही न्याय कर लिया। मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन सजा देने से पहले मुजरिम को बताना पड़ता है कि हम उसे सजा क्यों दे रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी के केस में हम लक्ष्मी को क्या बताएंगे? क्या हम उसे ये बताएंगे कि तुम भूल गई हो, तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारे साथ अपराध हुआ था? क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि इस तरह से सच्चाई बताने से उसकी मौत भी हो सकती है। क्या हम उसे उसका डरावना पास्ट याद दिलाएंगे? जज साहब को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो फैसला सुनाने के लिए कुछ दिनों का समय लेते हैं। इधर जेल में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। एक मिनिस्टर उसी जेल में झंडा फहराने के लिए आता है। वो कैदियों को गिफ्ट्स बांटता है। गिफ्ट लेने के लिए लक्ष्मी भी उसके पास जाती है और मिनिस्टर की गर्दन में चाकू घुसाकर उसे मार देती है। पता चलता है कि ये वही एमएलए था जिसने प्रिंसिपल और उसके 2 साथियों की मदद की थी। मामला एक बार फिर से कोर्ट में पहुंच जाता है। सरकारी लॉयर कोर्ट में कहते हैं कि इस औरत ने बदले की भावना से मर्डर किया है। जज साहब भी उससे पूछते हैं कि जब तुम्हारा केस कोर्ट में चल रहा था तो तुम्हें कोर्ट आना चाहिए था, लेकिन तुमने मर्डर क्यों कर दिया? लक्ष्मी कहती है कि मैं बार बार कोर्ट आई थी,
लेकिन सबूत नहीं था, ये कहकर इसी कोर्ट ने ही केस को डिसमिस कर दिया था। कोर्ट उन मुजरिमों को छोड़ सकता है, लेकिन एक माँ होकर मैं अपनी बेटी के साथ अपराध करने वालों को कैसे छोड़ दूं? उन लोगों ने अपराध किया था और मैंने उन्हें सजा दी है, मैंने न्याय किया है। तभी सरकारी वकील लक्ष्मी को उसकी सच्चाई बता देता है कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, अपराध तुम्हारे साथ हुआ था और बदले की भावना में तुमने उनका कत्ल किया है। सच्चाई सुनकर लक्ष्मी की तबीयत खराब होने लगती है, वो रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जिसके बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं कि भारत के कानून में फैंटेसी प्रोन डिसऑर्डर पेशेंट को कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन जांच रिपोर्ट से साबित होता है कि लक्ष्मी फैंटेसी प्रोन डिसऑर्डर की पेशेंट है। तो इस केस को स्पेशल कैटेगरी में लक्ष्मी को छूट देते हुए मेंटल असाइलम में उसका इलाज करवाने का आदेश देती है। कोर्ट के फैसले के बाद लक्ष्मी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद रामानुजम लक्ष्मी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो आदित्य भी उसके साथ होता है और यहाँ रामानुजम को पता चलता है कि लक्ष्मी असल में कोई फैंटेसी प्रोन डिसऑर्डर की पेशेंट नहीं है। असल में अपना बदला लेने के लिए लक्ष्मी और आदित्य ने मिलकर ये सब कुछ प्लान किया था। दरअसल शादी के बाद फर्स्ट नाइट पर जब दोनों एक दूसरे के करीब आए तो अचानक से लक्ष्मी को अपना पूरा ट्रॉमा याद आ गया था। उसने तुरंत आदित्य को सब कुछ बताया। लक्ष्मी उन लोगों से अपना बदला लेना चाहती थी, इसलिए आदित्य ने लक्ष्मी के लिए सब कुछ प्लान किया था। उसे यकीन था कि कोर्ट फैंटेसी प्रोन डिसऑर्डर के पेशेंट को सजा नहीं देगी, इसलिए लक्ष्मी ने पेशेंट होने का नाटक किया था और इस केस से बचने के लिए उन लोगों ने रामानुजम का इस्तेमाल किया था। आखिर में आदित्य रामानुजम को बताता है कि मिनिस्टर को मारना हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, वो बस अचानक से सामने आ गया तो मारा गया। सच्चाई जानने के बाद भी रामानुजम चुपचाप वहां से चला जाता है, क्योंकि उसके मुताबिक भी लक्ष्मी ने जो किया वो कोई अपराध नहीं, न्याय था। इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि लक्ष्मी ने सही किया या गलत। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।